मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी हम लोगों ने देख लिया था सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ प्रारंभ हुई थी? महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? महाराष्ट्र में। किसने, मतलब इसके प्रणेता कौन थे? किसने प्रारंभ करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों के, समझ लो एक तरीके से वो उन्होंने बीज डाला था, लोगों को उकसाया था और लोग जो है उग्र हुए थे और उन्होंने जो है मतलब अपने वही टिट फॉर टैट वाली कहावत थी, अंग्रेज़ों के साथ जो है गोला बारूद हथियार के साथ में लड़ाई कर रहे थे। तो ये धीरे धीरे ये ज्वाला पहुंचती है कहाँ? बंगाल। ये ज्वाला बंगाल पहुंचती है। मैंने बताया था लाल, बाल और पाल, ये तीन जो है उग्र राष्ट्रवादी जो है नेता थे। कांग्रेस के जो उग्र विचारधारा वाला गरम दल वाले नेता थे। कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनको लाल, बाल, पाल के नाम से जाना जाता था। और एक व्यक्ति और थे जिनको इनके साथ जोड़ा जाता था, अरविंद घोष को। क्या नाम था उनका? अरविंद घोष। ठीक, अरविंद घोष बाद में जा करके ये बहुत बड़े दार्शनिक बन जाते हैं। ठीक, थे आतंकवादी, मतलब विचारधारा के आतंक फैलाने वाले, गोली बंदूक की बात करने वाले, लेकिन ये बहुत बड़े दार्शनिक बन जाते हैं बाद में चल करके। तो वो कहाँ से थे? अरविंद घोष बंगाल वाले क्षेत्र में थे। जो काम यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने किया था महाराष्ट्र में, वो काम यहाँ पर किसने किया था? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने बंगाल वाले क्षेत्र में लोगों को जो है उकसाया कि युवा संगठन बनाएं। देखो युवकों को क्यों लाया गया क्रांतिकारी जो है गतिविधियों में? क्योंकि युवाओं के लिए ये था कि उनके जो है वो अनमैरिड से शादी नहीं हुई होती थी। दूसरी बात, अंग्रेज उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगा सकते थे, जो है माइनर थे, छोटे थे, अल्पवयस्क थे, तो इस वजह से उन पर कोई चार्ज, लेकिन उन्होंने अत्याचार किया था। अत्याचार उन पर किया था, छोटे बच्चों पर भी जो है, छोटे छोटे 12-12, 13-13 साल के बच्चे जो है जो इस क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ऐसे साहित्य पढ़ रहे थे। उस समय जो है बहुत सारे साहित्य भी छापे जा रहे थे, पत्र पत्रिकाएं छापी जा रही थी, जिसमें अंग्रेज़ों की जो है काफ़ी उनकी पोल खोल करके लिखा जाता था कि कितना परेशान कर रहे हैं हमारे भारत वालों को। तो जब युवा पढ़ता था ना उसको, तो उसके अंदर एक जो है खून सा खौल उठता था कि हमें जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है खून के बदले खून वाली बात होनी चाहिए, पिस्तौल और बंदूक उठाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर वही काम अरविंद घोष ने किया। कहाँ? कलकत्ता वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर अनुशीलन समिति जो है स्थापित होती है, अनुशीलन समिति। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में अनुशीलन समिति जो संस्था थी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बंगाल वाले क्षेत्र से संबंधित थी, कलकत्ता वाले क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक, तो हम लोग बंगाल के ही बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं किसके बारे में? अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष, इनका जन्म जो है 1872 में कलकत्ता में होता है। 1872 में अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में होता है। ये 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी। किसने? अरविंद घोष ने। बहुत माइंडेड रहे होंगे तभी तो पास किया होगा। तो ICS की परीक्षा, उस समय उम्र की सीमा जो है पता ही है, 19 वर्ष, 18 वर्ष रखी जाती थी, 19 वर्ष। उसके बाद में जो है कुछ समय तक जो है 21 वर्ष रखी गई, फिर घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो इतने कम उम्र में बच्चे को ICS की परीक्षा, जिसको तुम आज IAS की परीक्षा कहते हो ना, इतनी टर्म परीक्षा हुई, परीक्षा देने लंदन जाना पड़ता था। और वो भी तैयारी क्या करनी पड़ती थी? लैटिन भाषा तैयार करना पड़ता था और वहाँ का इतिहास पढ़ना होता था, यूरोप का। किताबें थी नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग और अरविंद घोष जैसे लोगों ने ICS की परीक्षा भी पास की थी। लेकिन उस समय घुड़सवारी होती थी, तो इनके अंदर मतलब अपने देश के लिए देश प्रेम था अरविंद घोष के अंदर। तो इन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा दी ही नहीं कि छोड़ो भाड़ में जाने दो, IAS हमको बनना ही नहीं है, ICS बनना ही नहीं है। तो घुड़सवारी की परीक्षा छोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया था, ICS परीक्षा फाइनल कर लिया था। तो मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ICS की परीक्षा क्लियर किया था अरविंद घोष जी ने।
ठीक। और इसके अलावा चूँकि आपने एक सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ा है ना, हम लोग उसमें जब 1857 की क्रांति क्या पहले और उसके बाद की क्रांतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो हमने वहाँ देखा था एक विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। और कहाँ से संबंधित था ये? बंगाल वाले क्षेत्र से सन्यासी विद्रोह, ठीक। जो कुछ हिंदू सन्यासियों के द्वारा और बाद में इसमें मुस्लिम सन्यासी भी आ जाते हैं मिल करके और विद्रोह करते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर कर वगैरह लगाया जाता था। और उस समय एक किताब उपन्यास लिखा था जो है किसी ने, क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन सी किताब का क्या नाम था? आनंद मठ। और आनंद मठ में एक गीत लिखा गया था, राष्ट्रीय गीत, क्या नाम था? वंदे मातरम सुजलाम सफलाम है। तो वंदे मातरम उससे प्रभावित होकर के अरविंद घोष ने वंदे मातरम जो है एक पत्रिका भी निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली? वंदे मातरम पत्रिका भी निकाली। किसने? अरविंद घोष ने। और वो जो है इस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ उस पत्रिका में लिखा करते थे, वंदे मातरम पत्रिका में। लेकिन कब तक चलते? ये उकसा रहे थे लोगों को, तो इन पर जो है एक चार्ज अंग्रेजों ने लगाया। वैसे खुल करके तो गोला बारूद चलाते नहीं थे, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अंग्रेज कोई ना कोई चाल चलते थे, कोई ना कोई चार्ज लगाते थे। तो एक अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अलीपुर षड्यंत्र कांड जो है 1908 में हुआ था। इसमें जो है अवैध शस्त्र रखने के खिलाफ जो है 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें इन पर भी चार्ज लगाया गया, किन पर? अरविंद घोष पर। तो अरविंद घोष पर जब चार्ज लगाया गया अलीपुर षड्यंत्र केस का, अलीपुर जो है बंगाल में ही एक जो है क्षेत्र था, अलीपुर अदालत थी, तो उस अदालत में मुकदमा चलता है और इन पर जो है केस चलता है अवैध शस्त्र रखने का। और इन्हें जो है आजीवन काला पानी, और काला पानी क्या होता था? अंडमान निकोबार की सज़ा। उस समय काला पानी किसको कहा जाता था? काला पानी अंडमान निकोबार पे भेज दिया था। वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ जो है द्वीप है। यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहीं पर है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये चारों तरफ जल है, यहाँ पर ले जाकर के छोड़ आते थे अंग्रेज। किनको? जिनको काला पानी की सज़ा देते थे। अब यहीं पर तुम अपना रहो, इसी द्वीप पर अपना खाओ पियो घूमो टहलो, कहीं नहीं जा पाओगे। तो इसको बोलते थे काला पानी की सज़ा। तो लेकिन कुछ समय बाद में इनकी कुछ मतलब ये बहुत दार्शनिक टाइप के आदमी थे, इनकी विचारधारा। इन्होंने डिवाइन लाइफ जैसी किताबें लिखी थी, डिवाइन लाइफ जैसी इनकी आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ इन्होंने आत्मकथा लिखी थी। ऐसे बहुत दार्शनिक टाइप के व्यक्ति थे। तो इनके विचारधारा से जो है इनको आजीवन काला पानी की सज़ा से कुछ साल बाद ही मुक्त कर दिया जाता है। तो ये फिर सारी गतिविधियों को छोड़ करके, क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? पौंडीचेरी चले जाते हैं। और वहाँ पर 1916 में जो है ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं। कौन से आश्रम की? ऑरविले, सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऑरविले आश्रम की 1916 में। ये लिख इसलिए देता हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग कहते हैं गुरुजी जो है पढ़ाते हो साथ में बोलते हो, लिखा भी करो, तो इसलिए मैं PDF यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिनको PDF ना मिले तो इससे जो है देखते चले। तो ऑरविले आश्रम की स्थापना करते हैं कहाँ पर? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में करते हैं। कहाँ? पौंडीचेरी कहाँ पर है? वहाँ तमिलनाडु वाले राज्य में भी है पौंडीचेरी। मैंने पढ़ाया था एक दिन कि पौंडीचेरी हमारा भारत के कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में है। एक तो आपका तमिलनाडु में है, और एक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और एक है केरल में, ठीक है। एनम, माहे और पौंडीचेरी, 3 जगहों पर जो है हमारे 3 राज्यों में क्या है? पौंडीचेरी। तो ये जो मेन पौंडीचेरी था कहाँ? तमिलनाडु वाले में। यहाँ पर जाकर के स्थापना करते हैं किसकी? ऑरवेली आश्रम की। एक ऑरवेली आश्रम स्थापित करते हैं जहाँ पर जाकर के योगाभ्यास, मेडिटेशन ये सब किया करते हैं, ठीक। जैसे बाबा लोग करते नहीं आश्रम की स्थापना, तो उस टाइप से ये संत बन गए। अब ये कहलाने लगे अरविंदो घोष। अरविंद घोष से अब क्या बन गए? अरविंदो घोष, ऋषि या योगाचार्य अरविंदो घोष, ठीक है। इनकी आप जब पोर्ट्रेट निकालोगे, चित्र निकालोगे नेट से, तो वही योगाचार्य के रूप में इनके चित्र निकलेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल इस तरीके से, मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति की तरीके से दिखेंगे। तो ये बाद में अध्यात्म में चले जाते हैं और वहीं अरविंद जो है रहते हैं टिल डेथ। 1950 तक जो है 1916 में स्थापित करते हैं और जो है पांडिचेरी में ही ये अपना रहा करते हैं, ठीक। तो ये इनसे संबंधित कुछ बातें थी जहाँ से प्रश्न आ सकता है। जैसे ऑरविले आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष ने। कहाँ पर की? पौंडीचेरी में। कब की? 1916 में। ये प्रश्न आते हैं, ठीक। तो 1916 में की। और 1916 में भारत में एक और घटना हो रही थी, लखनऊ
अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो घटनाओं को लिंक करके पढ़ा जाता है तो जिससे याद रहता है। अब 1916 जब आप जो है लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और वहीं पर गांधी जी को बुला करके कहाँ ले जाते हैं, बिहार, चंपारण सत्याग्रह के लिए ना, तो 1916 अब याद रहेगा। तो 1916 जो है उन्होंने ऑरविले आश्रम की स्थापना की, कहाँ, पौंडीचेरी में। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, डिवाइन लाइफ। इनकी आत्मकथा का मतलब अपने बारे में अपनी कथा को किसी किताब में लिख देना, वो कहलाता है आत्मकथा, ठीक। तो इन्होंने अपनी जो है आत्मकथा डिवाइन लाइफ नामक किताब में लिखी। नाम ही है डिवाइन, डिवाइन मतलब अद्भुत, डिवाइन दैवीय। तो उन्होंने दैवीय शक्ति से जो है रचित किताब लिखी थी, डिवाइन लाइफ, ठीक। तो और जो अलीगढ़, देखो अलीपुर जो षड्यंत्र केस था उसमें फिर पैरवी किसने की थी, तो एक वकील थे चित्तरंजन दास। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसने वाले मतलब कौन थे, अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष। बाकी 34 लोग सब थे, लेकिन वो सब महत्वपूर्ण नाम नहीं है, अरविंद घोष का नाम महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए मुकदमा कौन लड़ता है, चित्तरंजन घोष। तो इनके वकील कौन थे जिन्होंने बचाया इनको, चित्तरंजन दास ने। उन्होंने अपना पक्ष रखा अंग्रेजों के सामने, अदालत में जा करके इंग्लैंड तक गए वकालत करने इनके लिए। तो आजीवन कारावास की सज़ा जो मिली थी काला पानी की, उस काला पानी की सज़ा से इनको बरी कर दिया गया। लेकिन वकालत किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। तो चित्तरंजन दास ने वकालत, आगे अब इनका नाम आएगा इतिहास में, चित्तरंजन दास को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना जान लो कि ये जो है एक वकील थे जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे हुए अरविंद घोष को बचाया था, ठीक है, उनको काला पानी की सज़ा से मुक्त कराया था। और 1916 में इन्होंने ऑरविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो इनसे प्रभावित होकर के, अरविंदो घोष से प्रभावित होकर के जो है बंगाल में एक संस्था बनती है अनुशीलन समिति। महाराष्ट्र में हमने देखा था मित्र मेला, और मित्र मेला ही बाद में क्या बन जाती है, कौन सा, अभिनव भारत बन जाती है। मित्र मेला को ही बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है अभिनव भारत। तो प्रश्न मिलान करने के लिए आ जाता है कि दे देगा अभिनव भारत, दे देगा अनुशीलन समिति, एक तरफ जो है इस क्षेत्र का नाम दे देगा बंगाल, पंजाब, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र, इनके 4 नाम दे दिए, मिलान करना पड़ेगा। तो आपको जो है अभिनव भारत, मित्र मेला कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र, मुंबई से या महाराष्ट्र। और अनुशीलन समिति कहाँ से संबंधित है, बंगाल से। अनुशीलन समिति बंगाल से संबंधित। तो अनुशीलन समिति को देखो ऐसा था, पहले उस समय कुछ नवयुवक जो है जिम में जाया करते थे, जिम में, व्यायामशाला में जाते थे, जिम जहाँ पर बॉडी शॉडी बनाते हैं नवयुवक जो है, तो वहाँ पर जिम में जाते थे नवयुवक। तो वहाँ पर जा कर के आपस में जिम के बहाने जो है लोग मिलते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद किया करते थे। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक तो पी मित्रा थे, परमथ मित्रा, क्या नाम था, पी मित्रा या परमथ मित्रा, शॉर्ट में इनका नाम आता है पी मित्रा और प्रमथ मित्रा कहा जाता था। और एक थे जतिन पुलिनदास, एक थे पुलिनदास। तो पी मित्रा और पुलिनदास, इन दोनों नवयुवकों ने मिल करके एक संस्था बनाई व्यायामशाला में ही, जो जिम था उसी में एक संस्था बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था, अनुशीलन समिति। तो इन्होंने बना तो दी, लेकिन वो एक व्यायामशाला थी, व्यायामशाला में ही बना दिया अनुशीलन समिति। कब, मार्च 1902 में। तो मार्च 1902 में पी मित्रा अर्थात प्रमथ मित्रा और पुलिनदास, इन दोनों ने मिल करके एक संस्था बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। व्यायामशाला में, जिम में बनाई, तो जिम सिम करते थे, ज़्यादा इनका वो नहीं था। लेकिन इस संस्था को पुनर्गठित किया, बाद में इसको संगठित किया, पुनर्गठित किया गया 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा, भूपेंद्रनाथ दत्त और बारिंद्र घोष। देखो जो ये थे, क्या नाम है, बारिंद्र घोष थे, ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बारिंद्र घोष किसके भाई थे, अरविंदो घोष के छोटे भाई। अरविंद भी दार्शनिक हो गए, बारिंद्र घोष इधर कट्टा बंदूक लेके चल दिए। इन्होंने कहा खून के बदले खून, इन्होंने कहा खून के बदले खून। अब हमारा उद्देश्य क्या है, खून के बदले खून। तो इन्होंने इस अनुशीलन समिति को कन्वर्ट कर दिया खून के बदले। और खून के बदले खून कैसे होगा, गोला बारूद पिस्तौल से। तो गोला बारूद पिस्तौल बम सम चलने लगे, अब तो देखते ही बम फेंकने लगे लोग, बंदूक चलाने लगे। तो अनुशीलन समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की, गोला बारूद वाली, कहाँ, बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक। तो और इसको पुनर्संगठित किया अरविंद घोष के छोटे भाई
बारेंद्र घोष और विवेकानंद के छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का भी नाम आपने सुना है। 1893 कहाँ गए थे? शिकागो धर्म सम्मेलन, प्रथम धर्म सम्मेलन 1893, याद होना चाहिए, ठीक है। तो उनके छोटे भाई वो भी दार्शनिक थे, विवेकानंद भी क्या थे? दार्शनिक थे। और अरविंद घोष भी दार्शनिक थे। तो दोनों के छोटे छोटे भाई क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए। तो बारेंद्र घोष और दोनों भूपेंद्र नाथ दत्त ये मिलकर के अनुशीलन समिति को पुनर्गठित करते हैं, ठीक। अब कभी कभी नाम आ जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो इसका नाम नहीं दिया होगा, बारेंद्र घोष भूपेंद्र नाथ दत्त का दिया होगा, तो इन पे टिक लगाना है। या अगर इन में से इनका भी नाम आता है, इनका भी नाम आता है, तो आपको परमत मित्रा लगाना है, क्योंकि सबसे पहले किसने बनाया था इसको? परमत मित्रा ने, ठीक। ये शायद आईएएस में आया हो प्रश्न है, मैंने देखा था एक दिन, तो ये प्रश्न आईएएस में भी आया हुआ है। तो आईएएस ने इसको परमत मित्रा माना है, क्योंकि परमत मित्रा ने 1902 में ही एक व्यायामशाला के रूप में अनुशीलन समिति को संगठित कर दिया था, मतलब गठित कर दिया था। बाद में उसको पुनर्संगठित किया था बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो बारेंद्र घोष जो थे वो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे वो विवेकानंद के छोटे भाई थे। दोनों बड़े भैया तो दार्शनिक हो गए, और छोटे भैया पिस्तौल लेके चल दिए, और कहा खून के बदले खून। तो खून के बदले, अब एक नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, ठीक। तो वो तो उनका सुभाष चंद्र बोस का था, लेकिन यहाँ पर क्या था? खून के बदले खून, अर्थात पिस्तौल के बदले पिस्तौल चलेंगी अब। तो ये थी। अब इसी में जो है कुछ जो है, अब काम ऐसे चलेगा नहीं, तो ये लोग साथ साथ में पैरेलल जो है कुछ पत्र पत्रिकाएं भी लिखते थे। उसमें जो है नवयुवकों को बांटा जाता था कि तुम लोग इसको पढ़ो, और संगठित किया जाता था जगह जगह पर। जैसे हम लोग यहाँ पूजा करते हैं ना, मतलब माता जी वगैरह का, तो बंगाल में किसकी पूजा होती? भवानी देवी की, भवानी देवी की, हाँ, जय भवानी। तो भवानी देवी की पूजा के लिए उकसाया जाता था नवयुवकों को कि तुम लोग भवानी देवी की पूजा करो, काली जी की पूजा करो, ठीक। काली जी की पूजा वहाँ होती है ना बंगाल में, तो काली जी की पूजा करो, जिससे कि अब पूजा जब होगी काली जी जैसे मतलब बिल्कुल खूंखार जो है देवी, तो खूंखार देवी, काला चीका चंदन लगाओगे तो अंग्रेज डरेंगे। तो भवानी पूजा को उकसाया। देखो यहाँ पर भवानी पूजा को महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्टार्ट किया था? गणपत पूजा, ठीक, गणपत पूजा महाराष्ट्र में। और यहाँ पर भगवान, मतलब धर्म से जोड़ा जा रहा था इसको ना, इकट्ठा करने के लिए धर्म से जोड़ा जा रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों को, जिससे कि भाई जब लोगों के धर्म से जोड़ोगे तो इकट्ठा ज़्यादा होंगे। अभी जैसे मतलब क्लास चल रही यहाँ पर, पढ़ने के लिए कम आते हैं, अभी यहीं पर प्रवचन चल रहा होता बाबा जी का, तो जो है खूब भीड़ लग जाती। तो यही चीज़ होता है, ठीक। तो अब हम भी सोच रहे हैं प्रवचन भी दिया करेंगे तो इस तरीके से साथ में जो है पत्र पत्रिकाएं भी चलने लगी। जैसे संध्या एक, अब ये प्रश्न यहाँ से भी आता है कि संध्या पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बंगाल से। और कैसी पत्रिका थी? क्रांतिकारी पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? क्रांतिकारी। ब्रह्म बांधो चट्टोपाध्याय ने इसको प्रकाशित किया। किसने? इसके मतलब संपादक कौन थे? ब्रह्म बांधो चट्टोपाध्याय। तो संध्या और युगांतर जो भूपेंद्र दत्त ही जो है इसको प्रकाशित कर रहे थे। कौन? युगांतर। बाद में युगांतर समिति भी बनाएगी। युगांतर एक पत्रिका थी इसी के नाम से। अनुशीलन समिति ही इसके क्या है? सब हेड है। इसी के अंडर में एक नई जो है समिति बनती है, एक ग्रुप बनता है युगांतर समिति। तो युगांतर पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? भूपेंद्र दत्त। और भवानी जी की पूजा होती थी तो एक भवानी मंदिर भी पत्रिका वहाँ छपती थी, जिसमें ऐसे ही देवी जी की बातें लिखी गई होगी कि किस तरीके से जो है भारत में असुरों का संहार किया हमारी देवी ने, तो ऐसे ही हमारे लिए अंग्रेज असुर हैं, उनका संहार करो, उठो जो है नवयुवकों और उनका संहार करो, मारो भगाओ पीटो यहाँ से। तो ऐसे भवानी मंदिर पत्रिका प्रकाशित की बारेंद्र घोष ने, ठीक है। भूपेंद्र दत्त जो कि विवेकानंद के छोटे भाई थे, वो युगांतर पत्रिका जो है उसके संपादक थे। और भवानी मंदिर जो कि अरविंद घोष के छोटे भाई बारेंद्र घोष इसके जो है संपादक थे। ये मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं किताबों से। और इसके अलावा अरविंद घोष तो मैंने बताया था वंदे मातरम लिखते थे। तो ये सारे मैगजीन जो है पैरेलल छपते थे कि लोगों को बांटा जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है नफ़रत के बीज बोए जाएँ, ठीक। और इसके अलावा जब पैसे की कमी पड़ जाती थी तो चोरी डकैती भी कर लेते थे, अंग्रेज़ों के बंदूक संदूक चुरा लिए जाते, डकैती कर लिया जाता था। तो ये सब भी गतिविधियाँ चल रही थी, ठीक। अब इस गतिविधियों में जो सबसे पहले हत्याकांड होती है वो होती है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? बिहार में है एक स्थान मुजफ्फरपुर, ठीक। मुजफ्फरपुर में जो है
1908 ईस्वी में एक किंग्सफोर्ड जो वहाँ का जज बन के आता है, सेशन जज। सेशन जज का मतलब होता है, एक होता है आपका सेशन जज डिस्ट्रिक्ट में होता है, सेशन जज जो ऐसे मुकदमे देखता है फौजदारी वाले मुकदमे, अर्थात किसी को सज़ा वगैरह देनी हो तो जिला में ऐसे न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, मतलब संविधान पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको अच्छी तरीके से समझा जाएगा। ठीक, तो सत्र न्यायाधीश आता है कौन, किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर में। और ये बड़ा बदमाश था, कोई गाली दे दिया उसी को कहा फांसी दे दो, लटका दो, तो बदमाशी बहुत करता था ये। ऐसे मतलब तुरंत उग्र हो जाता था, गलत डिसीजन दे देता था, फांसी की सज़ा दे दे, आजीवन कारावास की सज़ा दे, नवयुवक परेशान कि इसको साले को मारा जाए। तो अनुशीलन समिति के लोगों ने और युगांतर संस्था के सब मिल करके बैठक करते हैं कि इसको मारना है, किसको, किंग्सफोर्ड को। अब बम बनाने की इतनी ज़्यादा विधि नहीं, बम बनाने के लिए सीखने जाना पड़ता था, विदेश जाते थे, वहाँ सीख कर आते थे हमारे भारतीय। तो उस समय जो है बारूद इकट्ठा करके टिफ़िन उफिन में रखा होगा, बड़ा सा टिफ़िन भरा और उसमें सारा बारूद लग करके इकट्ठा किया। आज जैसे बम थोड़े नहीं कि इतना बड़ा परमाणु बम होगा, साला फेंक दो, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव, पूरा दुनिया खत्म हो जाए। तो बड़े बड़े बम और जो है छोटे छोटे इसके प्रभाव रहे होंगे। तो बारूद भर करके जो है टिफ़िन उफिन में रखा होगा, बम बनाया और बम बनाया। अब प्लानिंग कर ली कि जो है किंग्सफोर्ड जो है निकलेगा, पूरा सेटिंग कर लिया कि किंग्सफोर्ड जैसे ही निकलेगा वहाँ से, और पेड़ पे चढ़ गए। अब इसमें जो है दो छोटे छोटे बच्चों को रखा गया कि उनको जो है बम गिराना है, प्रफुल्ल चाकी और जो है खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो नवयुवक जोश में आ गए, अरे मैं दागूंगा बम, जो है फोड़ूंगा किंग्सफोर्डवा को, बहुत बदमाश डाला, इसको आज हलाल करना है। और इधर से सूचना मिल गई पूरी कि किंग्सफोर्ड अब यहाँ से निकल लिया है न्यायालय के लिए। तो पेड़ पे चढ़े रहेंगे, गाड़ी चढ़ी, लेकिन उसके पहले जो है मतलब बताया कि 2-3 गाड़ियाँ निकल रही हैं और उसमें आगे वाले गाड़ी में कौन है, किंग्सफोर्ड है। अब बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, बीच में रास्ते में क्या हो गया, एक कनेडी थे तो उनकी पत्नी बैठी थी एक गाड़ी में, कनेडी की। और कनेडी जो है क्रांतिकारियों से जो है थोड़ा सा लगाव रखते थे कि वो भी कनेडी अंग्रेज थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी एक गाड़ी में। तो खुदीराम बोस और जो है क्या नाम, प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को तो सूचना मिल गई थी कि जो है आगे वाली गाड़ी में है। ठीक, बग्घी उस समय चलती थी, गाड़ी ट्रेन बस थोड़े नहीं चलता था, बग्घी घोड़ा गाड़ी। ठीक, तो आगे वाली घोड़ा गाड़ी में कौन बैठा, वो जो है किंग्सफोर्ड। लेकिन उस समय फ़ोन भी नहीं था कि फ़ोन करके बता दो तुरंत, अब बीच में जो है डाइवर्जन हो गया है, रूट जो है आगे कोई दूसरा आ गया है। तो कनेडी आगे आ गई, कनेडी पत्नी की गाड़ी जो है। अब किंग्सफोर्ड ये इन्होंने जो है इसको समझा किंग्सफोर्ड की, उठा के बम फेंक दिया उनके ऊपर। बेचारी जो है कनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मारी जाती है। अब गलत इंसान मारा गया, कनेडी जैसा व्यक्ति जो कि क्रांतिकारियों के लिए सहानुभूति रखता था। तो प्रफुल्ल चाकी बेचारे भाग गए, भाग करके सोचा अब तो अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, और भाग करके आत्महत्या कर लिया, खुद गोली मार करके सुसाइड कर लिया, मर गए। ठीक, लेकिन जो खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस जो है ये अपना पकड़े गए, इनसे उल्टा सीधा चार्ज लगाया गया। कहे अरे जब बम गिराया साले, किंग्सफोर्ड बोला कि तुम उगल लो कि जो अनुशीलन समिति के लोगों ने ये कांड करवाया है, जिससे बड़े नेता धरे जाए ना उसमें। भाई ये तो छोटे छोटे मोहरे थे। उन्होंने कहा अरे एक बम दे दो, अभी मैं तुमको यहाँ फोड़ देता हूँ, तो तुम कह रहे हो हम अपने पार्टी के खिलाफ हो जाएं। किंग्सफोर्ड कह रहे तो बड़ा बदतमीज है, लटकाओ फांसी पे। तो इनको फांसी पे 1908 ईस्वी में लटका दिया जाता है, किसको, खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिए गए 1908 में। तो इतिहास में सबसे कम उम्र का फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, खुदीराम बोस। प्रश्न आता है कभी कभी कि भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के समय सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला कौन था, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस को फांसी होती है किस केस पर, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस पर, या किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड। किंग्सफोर्ड बम हत्याकांड भी पूछ सकता है, या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। एक षड्यंत्र था मुजफ्फरपुर में, जो मुजफ्फरपुर के सेशन जज को, सेशन न्यायाधीश को मारने का षड्यंत्र था। लेकिन मरा वो नहीं, बेचारी मर गई, जो है कनेडी और उसकी बेटी मर गई। तो उसमें जो है प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया, और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा हो गई। तो 1908 में, सन भी याद रखना है, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, जो सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति बने। ठीक, इसके बाद में एक अलीपुर भी है, उधर ही अलीपुर का भी एक षड्यंत्र केस होता है 1908 ईस्वी में। ये क्या था कि अवैध असलहा रखने पे, अवैध जो है पिस्तौल गोला बारूद रखने के खिलाफ जो है एक
जो अभियान चलाया अंग्रेजों ने, तो जितने लोग पकड़ में आए 34-35 लोग, 34 व्यक्ति पकड़ में आए, तो उसमें अरविंद घोष को भी पकड़ा गया और कहा गया तुम सब क्या रखते हो, अवैध शस्त्र रखते हो, अवैध हथियार रखते हो, तो तुम सबके खिलाफ जो है मुकदमा चलेगा। तो अंग्रेजों ने मुकदमा ठोक दिया। मुकदमा ठोक दिया तो उसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो है उनको आजीवन काला पानी की सज़ा हो गई। और अरविंद घोष एक अच्छे लीडर थे, ठीक है, अनुशीलन समिति के। तो अरविंद घोष को जो है मुकदमा की पैरवी करने के लिए कौन आगे आते हैं, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने जो वकील थे इनके वकालत किया और उन्हें जो है काला पानी की सज़ा से कुछ समय बाद में बरी भी करवा लिया। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि किस षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को फंसाया गया था, अलीपुर षड्यंत्र केस में। और कहाँ से संबंधित है ये, बंगाल से संबंधित है। कहाँ की घटना है, बंगाल। उस समय बंगाल में बिहार उड़ीसा सब शामिल थे ना, तो मुजफ्फरपुर बिहार का क्षेत्र है, लेकिन घटना कहाँ हो रही, बंगाल में। तो बंगाल राज्य का मतलब पूरा बिहार भी शामिल था उसमें, तो मुजफ्फरपुर बिहार का था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में चलता है और इसमें 34 व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें अरविंद घोष भी गिरफ्तार होते हैं। तो इस तरीके से अलीपुर षड्यंत्र केस चला। ठीक, इसके बाद में अनुशीलन समिति को अब ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब उसको अवैध घोषित करके अंग्रेज़ क्या कर देते हैं, उस पर पाबंदी लगा देते हैं कि अब अनुशीलन समिति के अगर कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो अनुशीलन समिति को 1908 के लास्ट में जाकर के डिजॉल्व कर देती है जो है अंग्रेज सरकार। तो लेकिन इसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको जो है इनको बाघा जतिन कहा जाता था। इन्होंने ऐसा कहा जाता है बचपन में बाघ से भी युद्ध मतलब वो कुश्ती लड़ गए थे, तो इनको बाघा जतिन कहा जाता है। बंगाल के ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। कौन, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। तो जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को भी पकड़ना था, तो इन पर हावड़ा षड्यंत्र केस अंग्रेज लगाते हैं 1910 ईस्वी में। कौन सा केस लगाते हैं, हावड़ा षड्यंत्र के। और केस क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है शमसुल आलम एक डिप्टी एसपी था हावड़ा में। हावड़ा का जो है उप पुलिस कप्तान था, क्या नाम था उसका, शमसुल आलम। नाम नहीं याद रखना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इन पर हावड़ा षड्यंत्र कह सकता है। हावड़ा के डिप्टी एसपी को यानी पुलिस उप कप्तान को जो है उसको मारने के जो है ऊपर चार्ज लगाया जाता है, किस पर, जतीन्द्रनाथ पर। और जतीन्द्रनाथ पर भी जो है चार्ज लगाकर इन्हें भी सज़ा हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है। तो हावड़ा षड्यंत्र केस से अब यहाँ से इनमें से पूछा जाएगा प्रश्न कि हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित था, जतिन बाघा या जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ठीक, और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे, अलीपुर। ठीक, और इसके अलावा मुजफ्फरपुर कांड से 2 लोग संबंधित थे, कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो ऐसे मिलान करने के लिए भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कांड खत्म हो गया, कहाँ का, बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल में खत्म हो गई। अब बंगाल से जो है पंजाब की तरफ जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ मूव करेंगी। ठीक, तो कल हम लोग पंजाब करके और क्रांतिकारी गतिविधियों के भारत में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करेंगे, फिर विदेश वाली क्रांतिकारी गतिविधियाँ बाद